国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। 2026 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में भाग लेंगे शी जिनपिंग। रिपोर्ट ने दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता पंचाट के निर्णय में गंभीर भ्रांति का खुलासा और शेजांग की व्यापक परिवहन प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल। अब आप पार्श्व सुनिए आज के पूरे समाचार। 13 जुलाई को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 2026 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन पर उच्च स्तरीय बैठक 17 से 20 जुलाई तक शंघाई में आयोजित होगा। इसका विषय बुद्धिमान साझेदार साझा भविष्य है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे और मुख्य भाषण देंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और शासन पर चीन की नीतिगत स्थिति और अवधारणाओं को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेंगे। चीन ने इस भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के सरकारी अधिकारियों, उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्रों के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को व्यापक रूप से आमंत्रित किया है। लिन चेन ने कहा कि हम इस सम्मेलन को एक ऐसे मंच के रूप में उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं जहां सभी पक्ष आपसी विश्वास को बढ़ा सके, आम सहमति बना सके, सहयोग को गहरा कर सके और एआई के स्वस्थ, सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा दे सके, जिससे यह सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो। दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा पर एक गोलमेज संवाद सोमवार को चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संवाद के दौरान दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता पंचाट के निर्णय का नया खंडन शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट ने एक बार फिर इस निर्णय में कानूनी व्याख्या और अनुप्रयोग, तथ्यों के निर्धारण तथा साक्ष्यों के मूल्यांकन में गंभीर गलतियों को उजागर किया है। रिपोर्ट का उद्देश्य क्षेत्रीय और बाहरी दोनों प्रकार के संबंधित देशों को निर्णय की वास्तविक प्रकृति और उसके हानिकारक परिणामों को स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम बनाना है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि दक्षिण चीन सागर में अपने अधिकारों और दावों को बनाए रखने, शांति और स्थिरता की रक्षा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन की रक्षा के लिए चीन का रुख कि वह निर्णय पर आधारित किसी भी दावे या कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा, एक न्याय संगत और वैध कदम है। चीन की राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा जारी की गई कई उच्च आवर्ती आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल की पहली छमाही में चीन की आर्थिक मजबूती निरंतर बढ़ी, नवाचार आधारित विकास में तेजी आई और समग्र गुणवत्ता एवं दक्षता में लगातार सुधार हुआ। उपभोग के प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि की गति विशेष रूप से तीव्र रही। जनवरी से जून तक ऑफलाइन उपभोग भुगतान में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2.7% की वृद्धि हुई, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में क्रमशः 4% और 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग में 9.5% की वृद्धि हुई। परिवहन और खानपान जैसी संस्कृति और पर्यटन से संबंधित उपभोग में भी उच्च वृद्धि देखी गई, जिसमें क्रमशः 6.1% और 4.9% का इजाफा हुआ। ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म के अनुसार सोमवार तक चीन में साल 2026 की समर बॉक्स ऑफिस 3 अरब युआन को पार कर गया है।
साल 2026 का कुल बॉक्स ऑफिस 18.7 अरब युआन से अधिक हो गया है। बता दें कि चीन में समर सीजन साल के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस अवधियों में से एक है। इस साल 100 से अधिक चीनी और विदेशी फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें ऐतिहासिक, कॉमेडी, एक्शन, एनिमेशन, साइंस फिक्शन सहित विभिन्न शैलियां शामिल हैं, जो विभिन्न दर्शकों की पसंद को पूरा करेंगी। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान देश भर के कई शहरों में फिल्मों के साथ विज्ञान सीखें, फिल्मों के साथ यात्रा करें, फिल्मों के साथ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करें जैसी थीम आधारित गतिविधियां और सार्वजनिक कल्याण फिल्म देखने की सुविधाएं शुरू की गई है। इनका उद्देश्य लोगों के अवकाश, सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध करना और अधिक इमर्सिव विविध फिल्म देखने के अनुभव प्रदान करना है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप के अनुसार इस साल की पहली छमाही में चीनी रेलवे ने कुल 2 अरब 34 करोड़ 80 लाख यात्रियों को ट्रांसपोर्ट किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 5% ज्यादा है और इसी समय के लिए एक नया रिकॉर्ड है। 1 मई को चीनी रेलवे ने 2 करोड़ 48 लाख 44 हजार यात्रियों को ट्रांसपोर्ट किया, जिसने एक दिन के पैसेंजर वॉल्यूम का नया रिकॉर्ड बनाया। चीन लाओस रेलवे से 1,88,000 क्रॉस बॉर्डर यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले साल की इस समान अवधि की तुलना में 25.9% ज्यादा है, जबकि क्वांगतोंग शनचन हांगकांग हाई स्पीड रेलवे ने 1,79,62,000 क्रॉस बॉर्डर यात्रियों को ट्रांसपोर्ट किया, जो पिछले साल की इस अवधि से 13.8% अधिक है। हाल ही में चीन के संबंधित विभागों से पता चला कि पिछले 5 वर्षों में शीजांग ने परिवहन विकास में अपनी कमियों को दूर किया है। राजमार्ग, रेल, नागरिक उड्डयन और डाक अवसंरचना में व्यापक सुधार किया है और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक नेटवर्क में एकीकृत किया गया। व्यापक परिवहन क्षमता, सेवा गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में काफी वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक परिवहन प्रणाली के निर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। राजमार्ग नेटवर्क का निरंतर उन्नयन किया गया है। 2025 के अंत तक पूरे प्रदेश में यातायात के लिए खुले राजमार्गों की कुल लंबाई 1,25,200 किलोमीटर तक पहुंच गई, जो 13 पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत की तुलना में 6,000 किलोमीटर से अधिक की वृद्धि है। राजमार्ग नेटवर्क का मुख्य ढांचा लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। शिंगाई शीजांग, लहासा शिकाजे और लहासा निंगची रेलवे लाइनें मिलकर एक वाई आकार की मुख्य रेल लाइन बनाती है, जो लहासा, शानान, नांगचो, शिकाजे और निंगची शहरों को जोड़ती है। 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेलवे ने शीजांग के प्रवेश एवं निकास यात्री परिवहन में 1,22,000 यात्रियों तथा 344 लाख टन से अधिक माल का परिवहन किया, जिससे यात्री एवं माल परिवहन का आकार निरंतर बढ़ रहा है। चीन रूस का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2026 13 जुलाई को संपन्न हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला करना था। रूसी पक्ष में मिसाइल क्रूजर वेरियाग, फ्रिगेट, रेजकी कॉर्वेट, पंडोवी, कोफा और बचापोत इगोर बेलोसोव शामिल थे। चीनी पक्ष में मिसाइल विध्वंसक खाइफंग और आनशान, मिसाइल फ्रिगेट वूहू, व्यापक आपूर्ति पोत केके शिलिहू, पंडोवी बचापोत यांगछंग और एक पंडोवी शामिल थी। चीनी मानव अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय के अनुसार लॉन्ग मार्च 5 Y-14 वाहक रॉकेट 13 जुलाई को चीन के हाइनान प्रांत स्थित वनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र पहुंच गया। यह रॉकेट चीन के छांगा 7 चंद्र मिशन के प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब यह रॉकेट पहले से ही प्रक्षेपण स्थल पर मौजूद छांगा 7 अंतरिक्ष यान के साथ अंतिम संयोजन और विभिन्न तकनीकी परीक्षणों से गुजरेगा। फिलहाल प्रक्षेपण केंद्र की सभी परीक्षण प्रणालियां तय योजना के अनुसार मिशन की तैयारियों में जुटी हुई है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान,
सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। कड़ी का नाम है उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा में चर्चित अग्नि पर्वत। उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा में चर्चित अग्नि पर्वत। तोरपान यानी काओछान युआन राजवंश के दौरान अग्नि प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मैं गर्मी से बहुत डरता हूँ। सुना है कि तुर्पान बेसिन चीन का सबसे गर्म इलाका है, इसलिए जानबूझकर गर्म जुलाई से बचकर मैं अपनी यात्रा को टालते हुए अगस्त के अंत में वहां गया। मगर यहाँ इस समय भी उच्चतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। पसीना बारिश की तरह बहता है। ये कहावत यहाँ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पसीना ज्यादा तो जरूर निकलता है, मगर जल्द ही भाप के रूप में हवा में मिलकर उड़ जाता है। खाल हमेशा खुश्क रहती है। जब कोई मुंह हाथ धोता है तो उसे हाथ मुंह पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती। क्षण भर में आप से आप पानी उड़ जाता है। 1952, 1953 और 1956 में तुर्पान में 3 बार 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड का देश भर में सर्वोच्च तापमान रहा। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बार का ये सर्वोच्च तापमान 24 जुलाई के दिन था। खैरियत हुई कि मैं इस दिन तुर्पान में नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोबी रेगिस्तान में रोटी और अंडा खुद ब खुद पक जाते हैं। ये बात मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखी, मगर इस पर मुझे विश्वास है। रिकॉर्डों से पता चलता है कि जुलाई के कुछ दिन दोपहर को रेगिस्तान की ऊपरी परत का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक पहुंच जाता है। तुर्पान जिस अक्षांश रेखा पर स्थित है, तकरीबन उसी अक्षांश रेखा पर उत्तर पूर्वी चीन के शहर छांगछुन और जापान के शहर कोहाइतो भी स्थित हैं। तो क्यों तुर्पान में इतनी आश्चर्यजनक गर्मी पड़ती है? इसलिए कि वो बेसिन के तल की एतिंगखोल झील की सतह पर स्थित है। ये झील समुद्र की सतह से 154 मीटर नीचे स्थित है, जो जॉर्डन के मुर्दा सागर यानी समुद्र की सतह से 392 मीटर नीचे के बाद पूरे संसार में दूसरे स्थान पर है। तुर्पान बेसिन चीन में सबसे निचला बेसिन है और दुनिया में दूसरे नंबर का निचला बेसिन है। तुर्पान बेसिन का आकार शहतूत के पत्ते जैसा है। उत्तर में साल भर हिमाच्छन्न रहने वाली थिएनशान पर्वतमाला मौजूद है। इसके बीचों बीच 100 किलोमीटर भूभाग में अग्नि पर्वत फैला हुआ है, जिसकी चोटी समुद्र की सतह से 851 मीटर ऊंची है। क्योंकि उसके आसपास की जमीन समुद्र की सतह से नीची है, इसलिए अग्नि पर्वत और भी शानदार दिख पड़ता है। पर्वत की चट्टानें लाल दिखाई पड़ती हैं। उइगर लोग इसे कजलटाक यानी लाल पहाड़ कहते हैं। प्राचीन काल में लोग उसे लाल पत्थरों वाला पहाड़ या अग्नि पर्वत भी कहते थे। गर्म दोपहर में आप देख सकते हैं कि लाल लाल चट्टानों के ऊपर आग की लपट सी उड़ती रहती है। सचमुच ही ये बड़ा डरावना दृश्य होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि थांग राजवंश के कवि छनछन ने ये कल्पना की थी कि पहाड़ों में अंगारे भभक रहे हैं। उससे न सिर्फ चट्टानें जलकर लाल हो उठती हैं, बल्कि वायु भी तापदायक और असहनीय हो जाती है। चीन के पौराणिक उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा में कुछ यूं वर्णन है कि लपटें 10,000 फुट ऊंची तक भभक उठती हैं। 800 ली तक फैली आग की लपटों के असह्य ताप की वजह से
बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति के लिए पश्चिम की तीर्थ यात्रा कर रहे महाभिक्षु श्वेनचांग यानी भेनसांग आगे न बढ़ सके और आग को बुझाने के लिए उन्हें अपने शिष्य वानर राज सुन ओखोंग को लौह पंख राजकुमारी से ताड़पत्र पंखा उधार लेने का आदेश देना पड़ा था। कहा जाता है कि इस जादुई पंखे के पहले झोंके से आग बुझ जाती थी, दूसरे झोंके से हवा पैदा होती थी और तीसरे झोंके से पानी बरसता था। लौह पंख राजकुमारी कैसे इतनी आसानी से ये पंखा उधार दे देती? सुन ओखोंग एक कीड़ा बनकर राजकुमारी के पेट में घुस गए और गड़बड़ी मचाने लगे। राजकुमारी को विवश होकर ये रियायत देनी पड़ी। कौन जाने सुन ओखोंग को पहली बार जो पंखा उधार मिला था वो जादुई पंखा था ही नहीं। आग बुझाने की कोशिश में पंखा चलाने से आग और भी प्रचंड रूप धारण करने लगी। 2-3 बार के भरपूर प्रयत्न के बाद जो पंखा सुन ओखोंग ने उधार लिया वो असली जादुई पंखा था। आखिर में उसने इसी पंखे से अग्नि पर्वत की भभकती प्रचंड आग को बुझाया। गुरु और शिष्य ने सही सलामत अग्नि पर्वत पार कर पश्चिम की तीर्थ यात्रा जारी रखी। अग्नि पर्वत की चोटी पर एक पाषाण स्तंभ खड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तब एक खूंटा था जिस पर सुन ओखोंग ने घोड़ा बांधा था। इस बात का सत्यापन तो करना मुश्किल है, पर इस चोटी पर खड़ा ये पाषाण स्तंभ बरसों की कड़ाके की गर्मी और तेज हवा के कारण आज एक छड़ी सा बन गया है। ये एक विख्यात आश्चर्य है। दरअसल अग्नि पर्वत से न आग बरसती है और न तुरपान में कड़ाके की गर्मी से उसका संबंध है। मैंने पाया कि अग्नि पर्वत में अनेक प्रिय पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। कई घाटियों में अनगिनत स्वच्छ झरने हैं जिनका पानी कल कल करता हुआ एक नदी में जा मिलता है, जिससे घाटी एक सुनसान हरी भरी शीतल दुनिया बन गई है। आकर्षक हरी दुनिया। हम गाड़ी पर सवार हो गोबी को पार कर अग्नि पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित एक घाटी में पहुंचे। घाटी में प्रविष्ट होते ही हमें हवा में ताजगी और नमी महसूस होने लगी। 8 किलोमीटर लंबी घाटी में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और हर जगह अंगूर की टटरियां लगी देखने को मिलती हैं। जलती धूप से दुखती आंखों को इस हरी भरी दुनिया में आकर यकायक आराम मिलने लगता है। हम गाड़ी से उतरकर घाटी की तलहटी में जा पहुंचे। भीगे झाड़पात के बीच हमें एक छोटा तालाब दिखाई पड़ा। हमने स्वच्छ पानी से मुंह हाथ धोने की होड़ लग गई और भीतर एक अद्भुत शीतलता महसूस हो रही थी। इतने में कुछ उइगर बालकों ने हमें घेर लिया। वे निशब्द हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, मानो वे पूछ रहे हों, तुम लोग कौन हो? क्यों हमारे बागीचे में घुस आए हो? मैं बोलने ही वाला था कि पीछे से 20 वर्षीय एक उइगर लड़की सामने आई और सुरीली आवाज के साथ अच्छी हान भाषा में उसने कहा, आइए हमारे उत्पादक ब्रिगेड के कार्यालय में पधारिए। यहाँ अंगूर कम्यून का अंगूर घाटी उत्पादक ब्रिगेड है जो अंगूर के उत्पादन के लिए मशहूर है। जब हमने अपना आशय उसे बताया तो मिनावर नाम की ये लड़की खुशी खुशी हमारी गाइड बनने को तैयार हो गई। उसने हमें पहाड़ के ऊपर और नीचे जगह जगह ले जाकर हर किस्म के अंगूर दिखाए और नाना प्रकार के अंगूर की विशेषताओं और पैदावार की स्थिति का विस्तार से परिचय दिया। मिनावर सांवले रंग की एक खूबसूरत लड़की थी। यूनानी सी नाक के ऊपर 2 बड़ी बड़ी रसीली आंखें चमक रही थीं। मैंने मन ही मन सोचा कि तुरपान में लंबे अरसे से हान, यारखोतो और वेहू के साथ साथ रहते आए हैं। आज के उइगर खालिद वेहू मूल के नहीं रह गए हैं। कुमारी मिनावर तुरपान काउंटी के विदेश व्यापार ब्यूरो की कर्मचारी है। अंगूर की फसल के मौसम में वो अंगूर कम्यून को सहायता देने आई थी।
स्थिति का परिचय देने के साथ साथ उसने हमें ताजा अंगूर तोड़कर भी चखाए। ऐसा लगा मानो हम अंगूर संग्रहालय में दाखिल हो गए हैं। यहाँ हर प्रकार के अंगूर मौजूद हैं। बीज रहित सफेद अंगूर, घोड़ी के थन जैसे अंगूर, लाल अंगूर, काला अंगूर और सोसो अंगूर आदि। बीज रहित सफेद अंगूर तोरपान में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका बुआई क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जो कुल क्षेत्रफल का 80% भाग बनता है। दाने छोटे हैं, दूधिया रंग में हरा रंग मिला है और रस अधिक होता है। मीठा होने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत खट्टा भी होता है। शक्कर की मात्रा 20 से 24% तक होती है। बीज न होने के कारण किशमिश बनाने के लिए ये अंगूर सबसे अच्छा माना जाता है। विश्व विख्यात शिनचांग किशमिश इसी अंगूर से बनते हैं। ढलानों पर मिट्टी के मकान कतारों में खड़े हैं। मकानों में छोटी छोटी खिड़कियां हैं। दूर से देखने पर ये चौकोर संदूक से लगते हैं। यही किशमिश बनाने के लिए अंगूर सुखाने के विशेष कमरे हैं। इस गृह में लटके ताजा अंगूर 31 दिन बाद खुद ब खुद हरे रंग वाले ताजे और पारदर्शी किशमिश बन जाते हैं। अगर ताजा खाए जाएं तो मुझे घोड़ी के थन जैसे अंगूर ज्यादा पसंद आए। उनका दाना बड़ा, रस मीठा और आकार घोड़ी के थन जैसा होता है। हर दाने की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर और वजन 5 से 7 ग्राम के करीब होता है। सोसो अंगूर केवल तोरपान में पैदा होते हैं, जो दवा के काम आते हैं। सोसो का मतलब उइगर भाषा में होता है छोटा। ये काली मिर्च के दाने के बराबर छोटा होता है। बैंगनी रंग वाला ये अंगूर सूख जाने के बाद खसरा और शिशु बुखार के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। मिरावर ने हमें बताया कि तोरपान में अंगूर बगीचे का कुल क्षेत्रफल 3,330 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। सालाना उत्पादन कोई 2 करोड़ 50 लाख किलोग्राम है। ये मात्रा मुक्ति के पहले के रिकॉर्ड उत्पादन की लगभग 6 गुनी है। इस कम्यून ने न सिर्फ अंगूर घाटी में अंगूर बगीचे के क्षेत्रफल को विस्तृत किया है, बल्कि अग्नि पर्वत के बाहर गोबी रेगिस्तान में नालियां खोदकर नए नए अंगूर बगीचों की भी स्थापना की है। हर साल यहाँ से भारी मात्रा में अंगूर और किशमिश का निर्यात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में इन उत्पादों की खूब बिक्री होती है। पश्चिमी एशिया से आयातित अंगूर। पहले अंगूर पश्चिमी एशिया और मिस्र के आसपास में पैदा होते थे, जो दुनिया की एक प्राचीन वनस्पति थे। रेशम मार्ग से होकर वे चीन पहुंचे। शीची नामक ग्रंथ में ये लिपिबद्ध है कि जब च्यांगशन विशेष दूत की हैसियत से पश्चिमी क्षेत्र में गए, तब वापस लौटते समय वे फरगाना, वर्तमान सोवियत संघ के फरगाना बेसिन के इर्द गिर्द के इलाके से अंगूर चीन के भीतरी क्षेत्रों में ले आए। वेइशु नामक प्राचीन ग्रंथ में ही तोरपान में स्थित काओछांग राज्य में अंगूर शराब के उत्पादन का उल्लेख किया गया है। पश्चिमी हान राजवंश में राजधानी छांगान के राजमहल के प्रांगण में अंगूर की बेलें लगाई गई थीं, लेकिन 500-600 वर्षों बाद यानी थांग राजवंश के प्रारंभिक काल में भी आम जनता के बगीचों में अंगूर की बेलें बहुत कम देखने को मिलती थीं। शिन थांगशु यानी थांग राजवंश की एक किताब में ऐसी कहानी लिपिबद्ध है कि छन शुता नाम का एक मंत्री दरबार में एक राजकीय भोज में शरीक हुआ। उसने मेज पर पड़े अंगूरों को देखा, मगर खाया नहीं। ये देख सम्राट ने आश्चर्यचकित होकर कारण पूछा। छन शुता ने जवाब में कहा, मेरी माताजी बीमार हैं। मैं जानता हूँ कि अंगूर दवा के काम आते हैं और ये दुर्लभ होते हैं। मैं ये अंगूर बीमारी से पीड़ित माता को खिलाने के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। एक मंत्री के लिए भी अंगूर दुर्लभ थे, तो ये माना जा सकता है कि उस जमाने में आम जनता के लिए ये कितनी विरल चीज रही होगी। थांग राजवंश के सम्राट थाईचुंग के शासनकाल तक अंगूर की शराब भीतरी क्षेत्रों में बननी शुरू हो गई थी। इससे पहले पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न देशों द्वारा नजराने के रूप में प्रदान किए गए पदार्थों में अक्सर अंगूर शराब शामिल हुआ करती थी।
ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते थे। थाईचुंग द्वारा भेजी गई फौज द्वारा छुई कुल के काओछांग राज्य को खत्म किए जाने के बाद ही घोड़ी के थन जैसे अंगूर छांगान में व्यापक पैमाने पर बोए गए और साथ ही अंगूर से शराब बनाना भी सीखा गया। तभी राजधानी के लोगों ने भी इसके बारे में जाना। फलस्वरूप थांग राजवंश काल की कविताओं में बार बार अंगूर की शराब का गुणगान भी किया जाने लगा। प्राचीन पीतल के आईनों में अंगूर की बेलों के डिजाइन भी थांग राजवंश के शासनकाल में ही दिखाई पड़ते हैं। आज उत्तरी और उत्तर पूर्वी चीन की विभिन्न जगहों में अंगूर की बुआई काफी व्यापक हो गई है। उत्तर पूर्वी चीन के थुंगहुआ शहर की अंगूर शराब, येनथाई शहर की मेईवेईसु अंगूर शराब और पेइचिंग की अंगूर शराब शिनजियांग की अंगूर शराब से कहीं अच्छी है। लेकिन अंगूर की बुआई की व्यापकता में भीतरी क्षेत्र शिनजियांग का मुकाबला नहीं कर सकते। उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग की यात्रा के दौरान जब भी मैं किसी नखलिस्तान में पहुंचता तो मुझे अंगूर दिखाई देते। घर घर का आंगन अंगूर की बेलों से ढका था। वापस लौटने के बाद एक काफी लंबे अरसे तक मैं सपनों में अक्सर अंगूर की बेलों के नीचे उइगर लड़कियों को गाते नाचते देखा करता था। गुहा बौद्ध धर्म के पूर्व में प्रसार का चिन्ह। अग्नि पर्वत की 6-7 घाटियों में कलात्मक शोभा वाली बौद्ध गुहाएं भी छिपी हुई हैं। एक है थुयुइकौ गुहा और दूसरी है बजखरीख गुहा। मुझे अपेक्षाकृत संपूर्ण सुरक्षित बजखरीख गुहा को देखने का मौका मिला। अंगूर घाटी को छोड़कर हम अग्नि पर्वत का अनुसरण करते हुए पूर्व में कोई 30 किलोमीटर चलने के बाद मुथओकौ घाटी के सिरे पर पहुंचे और ऊपर 6 किलोमीटर चलकर बजखरीख गुहा में पहुंचे। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत शानदार और मनोमुग्धकारी हैं। घाटी के तल में एक छोटी उफनती नदी बहती है। पूर्वी तट पर ऊंचे पहाड़ हैं। हवा के मार से चट्टानें तरह तरह की अजीबोगरीब शक्लें अख्तियार कर लेती है। नीले आसमान के नीचे लाल चोटी तो और भी लाल नजर आती है। पश्चिमी तट पर खतरनाक सीधी चट्टानें हैं। चट्टानों पर खड़े जब आप घाटी में स्थित मकानों पर नजर दौड़ाते हैं तो वे खिलौने से लगते हैं। गुहाएं खतरनाक सीधी चट्टानों पर हैं। नंबरवार कुल 57 गुहाएं मौजूद हैं। उतावलेपन में मैं एक के बाद एक गुहा में प्रवेश करता चला गया। हालांकि भित्ति चित्रों का अधिकांश भाग इस्लाम के पश्चिमी क्षेत्र में प्रसार के वक्त नष्ट हो गया था, मगर जो बचा खुचा रह गया वो अब भी बहुत शानदार और आकर्षक नजर आता है। नंबर 39 गुहा में विभिन्न देशों के युवराजों द्वारा श्रद्धांजलि नामक एक भित्ति चित्र संपूर्ण तौर पर सुरक्षित रखा गया है। इन युवराजों की मुख मुद्राएं सूक्ष्म रेखाओं से खींची गई थीं। वे बड़ी सजीव लगती हैं, जिनसे पश्चिमी क्षेत्र की विभिन्न जातियों की विशेषताएं अभिव्यक्त होती हैं। नंबर 37 गुहा की उत्तरी दीवार पर बोधिसत्व की एक बड़ी तस्वीर है, जो गहरे लाल रंग वाले वस्त्र पहने हैं। वस्त्र की झालरें हरे रंग की हैं। मुखाकृति बड़ी खूबसूरत लगती है। देखते ही पता चलता है कि उसकी शक्ल पश्चिमी क्षेत्रवासी की सी है। वो थांग राजवंश की सुंदरी की शक्ल वाली उन बोधिसत्वों जिन्हें मैंने तुनहुआंग में देखा था से एकदम भिन्न है। अन्य गुहाओं में मैंने वेइहू और मंगोलियाई पुजारियों की आकृतियां भी देखी। बजखरीख उइगर भाषा में सुसज्जित मकान का मतलब रखता है। अधिकांश विद्वानों का विचार है कि इन गुहाओं का सृजन काल 6ठी शताब्दी यानी छुईकुल के काओछांग राज्य के जमाने में शुरू हुआ था। सबसे समृद्धशाली काल 14वीं शताब्दी यानी वेइहू काओछांग का शासनकाल था। ऊपर चर्चित नंबर 39 और नंबर 37 गुहाओं के भित्ति चित्र इसी काल के प्रतिनिधि हैं। इस्लाम में आस्था रखने वाले आज के उइगर लोगों के पूर्वज पश्चिमी क्षेत्र में आने के प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन गुहाओं के अभिलेख
इस बात के सबूत हैं। तुर्पान बेसिन से तारिम बेसिन तक हवा का भंडार। तुर्पान छोड़कर हमारी जीप पश्चिम की ओर दौड़ती हुई नखलिस्तान से निकली। जीप में लगा स्पीड मीटर हमें बता रहा था कि अब जीप प्रति घंटा 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे दौड़ रही है। इतनी तेज क्यों? मैंने ड्राइवर से पूछा। आगे थोड़ी ही दूरी पर हवा का मुहाना है, हमें जल्दी ही उसे पार कर लेना चाहिए। अगर जोरदार हवा चल पड़ी तो हमारी जीप हवा के झोंके से उलट जाएगी। उन्होंने कहा कि सन 1977 में 12 दर्जे से भी तेज हवा ने रेलवे स्टेशन पर खड़े रेल के डिब्बे को उलट दिया था। गोभी में हवा ने कंकड़ पत्थर भी उड़ाए। कुछ ही मिनटों में रेल डिब्बों की खिड़कियों के सभी शीशे टुकड़े टुकड़े हो गए। इस अनुभवी ड्राइवर की बात में कोई अत्युक्ति नहीं थी। रिकॉर्डों के अनुसार 19 मई 1977 को तुर्पान रेलवे लाइन को प्रति सेकंड 50 मीटर की भयंकर हवा का सामना करना पड़ा था। प्रति सेकंड 32.6 मीटर से ज्यादा तेज हवा 12 दर्जे वाली हवा कहलाती है। प्रति सेकंड 50 मीटर से भी तेज हवा तो विशेष जोरदार हवा मानी जाती है। तुर्पान एक हवा भंडार है। 8 दर्जे की हवा साल में 30-40 दिन चलती है। तुर्पान काउंटी में 68 दिनों तक जोरदार हवा चलते रहने का रिकॉर्ड है। फोक्सुन काउंटी में तो और भी भयानक हवाएं चलती हैं। 86 दिनों तक ऐसी हवाएं चलते रहने का रिकॉर्ड मिलता है। हमें पश्चिम की यात्रा के लिए फोक्सुन से गुजरना था, इसलिए ड्राइवर का सतर्क रहना स्वाभाविक बात थी। क्या कारण है कि तुर्पान हवा का भंडार कहलाता है? मुख्य कारण यह है कि तुर्पान बेसिन में गर्मी के निम्न दबाव और बेसिन के बाहर वायुमंडलीय दबाव में बहुत बड़ा फर्क होने से जोरदार हवा संवहन उत्पन्न होता है। बेसिन के भीतर गर्म हवा ऊपर उठती है और उत्तर की ठंडी हवा तेजी से दक्षिण की ओर चलती है। वायु उत्तर पश्चिम में स्थित थिएनशान पर्वतमाला के दर्रे से गुजरकर बेसिन में आती है और भयानक हवा का रूप धारण कर लेती है। जोरदार हवा न सिर्फ कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उसमें बड़े बड़े रकबे रेतीले भूमि में भी बदल जाते हैं। मुक्ति के बाद तुर्पान क्षेत्र की जनता ने 2500 किलोमीटर लंबी पवन रोधक वन स्थली बनाई और कोई 3 करोड़ पेड़ लगाए। खेत और आबाद बस्तियां वन प्रदेश के घेरे में आ गईं। हवा से होने वाला नुकसान साल दर साल घटता चला जा रहा है। भूमिगत नाली, खानड़ कुआं। गाड़ी के तुर्पान बेसिन के राजमार्ग पर दौड़ते ही गोबी रेगिस्तान में अक्सर एक के बाद एक कतारों में रेत और पत्थर के उभरे ढेर देखने को मिलते हैं। शुरू में मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बाद में पता चला कि यही तुर्पान क्षेत्र का विशिष्ट खानड़ कुआं यानी भूमिगत नाली है, जो नियमित दूरी पर जमीन से ऊपर उभरा हुआ दिखता है। छिंग राजवंश के पदच्युत शाही कमिश्नर लिन ज़िशु ने 1845 में दक्षिणी शिनचियांग के रास्ते में तुर्पान में ठहरने के वक्त अपनी डायरी में लिखा, मैंने मार्ग के आसपास बहुत से गड्ढे देखे। पूछने पर मालूम हुआ कि इनका नाम खानड़ कुआं है। पानी दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचे दर ऊंचे ले जाया जाता है। पानी भूमि के अंदर गड्ढों से होकर बहता है। ये सचमुच ही एक अकल्पनीय बात है। यहाँ के खेत उपजाऊ हैं। साल भर कपास का प्रचुर उत्पादन होता है। यह सब खानड़ कुओं की जल संरक्षण व्यवस्था की देन है। खानड़ कुआं अजीबोगरीब है। तुर्पान बेसिन के तमाम जल स्रोत उत्तर में स्थित थिएनशान पर्वतमाला पर जमी बर्फ से आते हैं। नदियों के अलावा पिघलने वाली बर्फ का आधे से ज्यादा भाग भूमि के अंदर जाकर समृद्ध भूमिगत जल स्रोत बन जाता है। एक उइगर लोक कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक नौजवान चरवाहा तुर्पान आया था। उसने मुश्किल से
एक बड़े रकबे पर हरा भरा चरवाहा तो पाया, लेकिन पानी का उसे कोई आसार तक नजर नहीं आया। लोगों का कहना था कि पानी तोरपान तक नहीं पहुंच सकता, वो रास्ते में गोबी रेगिस्तान में ही कड़ी धूप से सूख जाता है। इस बात पर नौजवान चरवाहे को विश्वास नहीं था। उसने कुदाल से जमीन खोदनी शुरू की। खोदते खोदते एक स्वच्छ झरना जमीन से फूट पड़ा। सूरज को ये पानी छीनने न देने के उद्देश्य से उसने जमीन के नीचे एक नाली खोद ली। इस प्रकार एक एक कुआं, एक एक नाली खुदती रही। बाद में उन्हें एक साथ जोड़कर मौजूदा खान अड़ कुआं बन गया। ये महज एक किंवदंती मात्र है। विद्वान वांग कुओवेई 1877 से 1927 तक के अनुसंधान के अनुसार तुर्पान क्षेत्र का खान अड़ कुआं हान राजवंश के शासनकाल में भीतरी इलाकों से आया था। अन्य विद्वान इस विचार से सहमत नहीं है। उनका विचार है कि खान अड़ कुआं ईरान से आया है। ईरान में इसी तरह की भूमिगत नालियां हैं, जिसका नाम खराज है और उच्चारण में खान अड़ कुएं से मिलता जुलता है। कुछ के विचार में खान अड़ कुएं का आविष्कार लिन ज़ीशु ने किया था, लेकिन लिन ज़ीशु की उपयुक्त डायरी को ध्यान से पढ़ने पर पता चला है कि ये बात सच नहीं है। चाहे खान अड़ कुएं का किसी ने भी आविष्कार क्यों न किया हो, मगर ये तय है कि उसने तुर्पान क्षेत्र में महान भूमिका निभाई। तुर्पान क्षेत्र में खान अड़ कुएं की कुल दैनिक जल मात्रा 50 करोड़ घन मीटर है। खान अड़ कुआं ढलान का इस्तेमाल करने वाली भूमिगत जल संरक्षण परियोजना है। खान अड़ कुएं की खुदाई में निपुण कारीगरों को अगर किसी ढलान के ऊपरी भाग में भूमिगत जल स्रोत का पता लगता है तो वो ढलान का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर खड़े अनेक कुओं की खुदाई करते हैं और एक एक कुएं से नीचे उतरकर प्रत्येक कुएं के बीच नालियां खोदकर फिर उन्हें एक दूसरे से जोड़ देते हैं। इस तरह लंबा भूमिगत नाला बन जाता है। नाले की लंबाई कई किलोमीटर, यहाँ तक कि 10-20 किलोमीटर होती है। नाले के जरिए पानी को निचले भाग की जमीन के नीचे से ऊपर ले आया जाता है। खींचा जाने से पहले मैंने सोचा था कि खान अड़ कुएं का पानी खड़े कुएं से निकलता होगा, पर ये गलत जानकारी थी। खान अड़ कुएं की खासियत ये है कि पावर की जरूरत नहीं पड़ती। पानी का वाष्पीकरण होने से बचाया जा सकता है और साल भर जल मात्रा को सुस्थिर बनाए रखा जा सकता है। आज तुर्पान क्षेत्र में कुल 972 खान अड़ कुएं हैं, जिनके भूमिगत नालों की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। इन्हें सचमुच ही विराट जल संरक्षण परियोजना कहा जा सकता है। तो मित्रों, आज ये कड़ी यहाँ समाप्त होती है। अगली बार एक नई कड़ी के साथ हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि दैत्यांगना को हराकर सांचांग और उसकी शिष्य पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन्हें आगे जाने से रोकने लगती है। यह देखकर सांचांग काफी डर जाता है और मायूस हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब मानव ने यह बताया कि बोधिसत्व अपने द्वीप में लौट चुकी हैं, तो सांचांग ने कहा, उखुन, अगर तुम जानते थे कि वह बोधिसत्व हैं, तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? इस पर वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
जब आप बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे थे तब मैंने दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया था। तो क्या मैंने देर की है? हमारा भाग्य अच्छा था जो बोधिसत्व क्वानिन ने हमें बता दिया कि धर्म ध्वंसक राज्य जहाँ भिक्षुओं का वध कर दिया जाता है हमारे रास्ते में पड़ेगा। शुकर और भिक्षु रेतात्मा ने बानर से पूछा, अब हमें क्या करना होगा? बानर ने जवाब दिया, डरो मत मोर। जो कुछ दुष्ट दैत्य और भयंकर राक्षस हमें अभी तक नहीं मिले हैं या जिन बाघों की मांदों और ड्रैगन के सरोवरों में अब तक हम प्रवेश कर चुके हैं वे हमारा बाल भी बाका नहीं कर सके। यह तो बिल्कुल मामूली आदमियों का देश है, फिर इनसे इतना डरने की क्या जरूरत है? मुद्दे की बात ये है कि हम यहाँ ठहर नहीं सकते। शाम होने वाली है और कुछ गांव के लोग नगर से खरीद फरोख्त करने के बाद घर लौट रहे हैं। अगर वे ये देख लेंगे कि हम भिक्षु हैं तो वे शोर मचा देंगे और ये अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम गुरुदेव को मुख्य रास्ते से किसी शांत या एकांत जगह पर ले जाएं और वहां जाकर आपस में विचार विमर्श करें। सांचान ने वानर का सुझाव मान लिया और वे लोग मुख्य मार्ग से हटकर एक खाई में जा बैठे। वानर ने कहा, भैया तुम दोनों यहाँ गुरुदेव की देखभाल करो, मैं अपना रूप बदलकर नगर में जाता हूँ और वहाँ के हालात का मुआयना करता हूँ। मैं कोई भी बाकी का रास्ता ढूंढने की कोशिश करूँगा जिससे हम आज रात यहाँ से आगे जा सके। सांचान ने कहा, शिष्यवर लापरवाही बिल्कुल मत बरतना। शाही कानून बहुत कठोर होता है, पूरी सावधानी से काम लेना। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करें गुरुदेव, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह कहने के बाद महान मनीषी वानर सीटी बजाता हुआ कुलांचे भरकर आसमान में जा पहुंचा जहां से उसने यह अद्भुत नजारा देखा। न ऊपर से था किसी रस्सी का सहारा, न नीचे से थी किसी बांस की टेक। यूं होते सभी अपने माँ बाप के समान, किंतु कम था काफी कपी की अस्थियों का भार। किंतु कम था काफी कपी की अस्थियों का भार। बादलों के बीच से वानर ने नीचे देखा तो उसे लगा कि नगर में खुशी का माहौल है। वानर ने कहा, वाह कितना शानदार नगर है ये, पर ये लोग न जाने क्यों धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। उसने कुछ और देर तक चारों तरफ ध्यान से देखा। वानर ने सोचा, अगर मैं नया रास्ता खोजने के लिए अपने असली चेहरे के साथ बाजार गया तो जो कोई मुझे देखेगा वह समझ जाएगा कि मैं भिक्षु हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपना रूप बदल लूं। अब क्या था, इतना सोचने के बाद उसने दोनों हाथों से ताली बजाई, तिलिस्मी मंत्र पढ़ा और अपने शरीर को झकझोर कर एक पतंगे का रूप धर लिया। पतंगे का रूप धरकर वानर रास्ते में खड़ी इमारतों की ओलतियों और कोनों के करीब से गुजरता हुआ सीधा उड़कर नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंच गया। जब वह आगे उड़ रहा था तो उसने देखा कि नगर के कोने में मकानों की कतारें खड़ी हैं, जिनके प्रवेश दरवाजे के सामने एक एक कंदील लटकी हुई है। सोचा, ये लोग यहाँ कंदील महोत्सव मना रहे होंगे, नहीं तो यहाँ जली कंदीलों की कतारें क्यों दिखाई देती। अपने पंखों को कुछ कड़ा करके नजदीक से निरीक्षण करने के बाद उसने देखा कि बीच के मकान पर टंगी एक चौकोर कंदील पर लिखा है, व्यापारी यात्रियों के लिए निवास। उसके नीचे लिखा था, वांग द्वितीय की सराय। केवल तभी वानर को यह पता चल सका कि यह एक सराय है। अपना सिर आगे बढ़ाकर देखने पर उसे अंदर 8-9 आदमी नजर आए जो रात का भोजन करने के बाद कपड़े और पगड़ियां उतार कर और हाथ पांव धोकर बिस्तर में लेटे हुए थे। वानर ने मन ही मन खुश होकर सोचा, गुरुदेव यहाँ से जरूर बिना किसी परेशानी के निकल जाएंगे।
उसने ऐसा कैसे सोचा? इसका कारण ये था कि उसके मन में एक शरारत भरा ख्याल आया। उसने सोचा इन सब आदमियों के सोने तक वह इंतजार करेगा और फिर उनके कपड़े और पगड़ियां चुरा कर ले जाएगा ताकि उन्हें पहनकर वह खुद और उसके बाकी सभी साथी आम आदमी का रूप धरकर शहर के अंदर आ सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कभी कभी जो हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और ही है। वानर अपनी योजना के बारे में अभी सोच ही रहा था कि वांग द्वितीय उन व्यापारियों के पास आ पहुंचा और बोला, महोदय कृपया सतर्क रहें। यहाँ अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं। आप लोग अपने कपड़ों और असबाब के बारे में पूरी तरह से सावधान रहें। सराय के मालिक की चेतावनी ने उन्हें और ज्यादा सतर्क बना दिया। बिस्तर से बाहर निकलकर उन्होंने कहा, मेजबान महोदय, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम यात्रियों को बड़ी थकावट का सामना करना पड़ता है। हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि सोने के बाद सही सलामत उठ भी पाएंगे या नहीं। अगर हालात बिगड़ गए तो हमारी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। बेहतर यही होगा कि आप हमारे कपड़ों, पगड़ियों और असबाब को अपने पास संभाल कर रख लें और कल सुबह हमारे उठने के बाद हमें लौटा दें। वांग द्वितीय यात्रियों के सारे कपड़े और सामान उठाकर अपने कमरे में ले गया। यह देखकर वानर उतावला हो उठा और अपने पैर चलाकर उसके कमरे में खड़ी पगड़ी धानी पर जा बैठा। वांग द्वितीय ने दरवाजे पर टंगी कंडील नीचे उतार दी, पर्दे गिरा दिए और दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर वह अपने शयन कक्ष में जा पहुंचा और कपड़े उतार कर बिस्तर में लेट गया। वांग द्वितीय की पत्नी और 2 बच्चे भी उसी कमरे में थे। बच्चे रो रहे थे और शोर मचा रहे थे क्योंकि वो सोना नहीं चाहते थे। वांग की पत्नी ने एक फटे वस्त्र की मरम्मत शुरू कर दी। वह भी जागी रही। वानर ने सोचा, अगर मैं इस स्त्री का काम पूरा होने से पहले तक और इसके सोने तक इंतजार करता रहा तो गुरुदेव को भी मेरा इंतजार करते रहना पड़ेगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि अगर उसने ज्यादा देर लगा दी तो नगर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए उसका धैर्य का बांध टूट गया और वह उड़ता हुआ चिराग की लौ से जा टकराया। चिराग बुझाने के बाद उसने अपने शरीर को झकझोर कर एक चूहे का रूप धर लिया और 2-3 बार ची ची की आवाज करने के बाद नीचे कूदकर कपड़ों और पगड़ियों को उठाकर बाहर चला गया। स्त्री ने घबराकर पुकारा, बच्चों के बापू, गजब हो गया, एक प्रेत आत्मा ने चूहे का रूप धर लिया है। जब वानर ने यह सुना तो उसने एक और चाल चली। कमरे से बाहर निकलने का रास्ता रोककर वह जोर से चिल्लाया, यह स्त्री सफेद झूठ बोल रही है वाहन साहब, इसकी बात पर यकीन नहीं करना। मैं चूहे का रूप धरकर प्रेत आत्मा नहीं हूँ। एक शरीफ आदमी होने की वजह से मैं चोरी छिपे कोई काम नहीं करता। मैं स्वर्ग समकक्ष महान मनीषी सुन हूँ और पश्चिमी स्वर्ग से धर्म सूत्रों को लाने के लिए जा रहे थांग महाभिक्षु की हिफाजत करने धरती पर आया हूँ। ये कपड़े मैं अपने गुरुदेव के लिए उधार लेने आया हूँ, जिससे वे अपना भेष बदल कर यहाँ रह सके, क्योंकि तुम्हारा राजा बहुत दुष्ट है। जब हम लोग नगर से बाहर चले जाएंगे तो मैं ये कपड़े वापस दे दूंगा। जब वांग द्वितीय ने यह सब सुना तो वह रेंगता हुआ बिस्तर से बाहर निकला और अंधेरे में फर्श पर इधर उधर टटोलने लगा। वह इतनी जल्दी में था कि उसने अपने पजामे को ही कमीज समझ लिया और काफी कोशिश करने के बाद भी उसे पहन नहीं पाया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में जिन सीखना रोजमर्रा की चीनी भाषा।
母语学汉语，每日汉语。ये जैन रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। आए हम एक साथ सुने आज के मुख्य वाक्य। 这是什么牌子的？ ये कौन से ब्रांड का है? 中国名牌。 चीन का मशहूर ब्रांड है। 这儿有点毛病， यहाँ पर थोड़ी सी खराबी है। 最多100元。 अधिक से अधिक 100 युआन। इन दिनों मैं एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। सेकंड हैंड ही हो, थोड़ा सस्ता हो, मेरे लिए उचित रहेगा। समझ गए। आपके सेकंड हैंड बाजार जाने से पहले मैं आपको कुछ रोजमर्रा की चीनी बोलना सिखा देती हूँ। धन्यवाद शाओथांग जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। तकलीफ की कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में चाहे सेकंड हैंड बाजार ही क्यों न हो, आप जो खरीदना चाहते हैं उसका ब्रांड पूछना बहुत जरूरी है। अच्छी राय है। इसे चीनी में कैसे कहा जाए? 这是什么牌子的？这是什么牌子的？这也是 होना 是什么 क्या 什么牌子 brand 牌子 的 सहायक शब्द है। 的？这是什么牌子的？这是什么牌子的？ तो आइए अब हम आज की पहली बातचीत सुने। 这是什么牌子的？这是中国名牌। आजकल बहुत सी वस्तुओं में मेड इन चाइना शब्द लिखे दिखाई देते हैं। हाँ, यहाँ तक कि विदेशों में मेड इन चाइना की वस्तुएं बहुत लोकप्रिय हैं। चीन के बहुत से मशहूर ब्रांडों ने, जैसे हायर ने, विदेशों में बहुत नाम कमाया है। चीन का मशहूर ब्रांड चीनी में इस तरह कहा जाता है। 中国名牌，中国名牌，中国名中国名牌 मशहूर ब्रांड 名牌，中国名牌中国名牌 मशहूर चीनी ब्रांड। मैंने सुना है सेकंड हैंड बाजार में भी भाव तोल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन भागदौड़ में तरीके की जरूरत होती है। मिसाल के लिए पहले आप गौर से वस्तु को देखें और उसमें कुछ न कुछ खामियां ढूंढने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद दुकानदार के पास जाकर कहें, 这儿有点毛病， यहाँ पर थोड़ी सी खराबी है। 这儿有点毛病， यहाँ पर थोड़ी सी खराबी है। 这儿 का मतलब है यहाँ, 这儿有 यानी है, 有 点 थोड़ी सी, 点毛病 खराबी, 毛病，这儿有点毛病。这儿有点毛病， यहाँ पर थोड़ी सी खराबी है। अच्छा, अब हम आज की दूसरी बातचीत सुने। 这儿有点毛病。我马上可以修好。 दुकानदार ने कहा कि ये छोटी सी खराबी है, मैं इसे जल्दी से ठीक कर देता हूँ। उस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक मैं 100 युआन दूंगा। इसे चीनी में कैसे कहा जाए? आप कह सकते हैं 最多100元， 最多100元，最多 अधिक से अधिक 最多100元 100元， 100元，最多100元。最多100元，अधिक से अधिक 100 युआन। अब हम आज की तीसरी बातचीत सुने। 你要多少钱？太贵了，你说多少钱？最多100元，最多 अधिक से अधिक 最多100元 100元， 100元，最多100元 अधिक से अधिक 100元。最多100元。बातचीत में ग्राहक ने दुकानदार से पूछा कि वे इसके कितने पैसे लेगा। मैं याओ तो शाओचियन, आप कितने पैसे लेंगे? दुकानदार ने बहुत ऊंचे दाम बताए। इस पर ग्राहक ने कहा, 这太贵了, बहुत महंगा है। ठीक तो कहा, बहुत महंगा है। दुकानदार ने पूछा
कि ग्राहक को बहुत महंगा लग रहा है, तो उसने उलटकर पूछा, 你说多少钱? आप बताइए कितना देंगे? अच्छा, ये रही आज की सारी बातचीत। बजट 1这是什么牌子的？这是中国名牌。Budget 2这儿有点毛病。我马上可以修好。Budget 3你要多少钱？太贵了，你说多少钱？最多100元。 ये थी आज की सारी बातचीत। अब हमें आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।